परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नौन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में जब किसी की कुंडली का मिलान करते हैं ज्योतिषीगण या पंडित जी या आचार्य, तो उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो मिलान जो कर रहे हैं वो मिलान ही नहीं है, खाली वो दो व्यक्तियों के जीवन का निर्णय कर रहे हैं। और दो व्यक्तियों के जीवन का निर्णय करना, उनको सदा प्रसन्न चित्त देखना, वो हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, समस्याएं जीवन में कम से कम आए, इसके लिए बहुत बड़े मंथन की, बहुत बड़े ज्ञान की और बड़े अनुभव की आवश्यकता होती है। जब हम दो व्यक्तियों का मिलान कर रहे हैं, कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव को देखना बहुत आवश्यक है। कुंडली का सप्तम भाव और अष्टम भाव, और दोनों के लिए वर वधू की दोनों की कुंडली में हमको सप्तम और अष्टम भाव सबसे पहले देखना चाहिए। उसके बाद विवाह का जो कारक है वो शुक्र है। शुक्र जो है वो कारक भी है विवाह का और ऊर्जा भी है, और विवाह का सुख है और आनंद है। शक्ति या संबंध बनाने के लिए, शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए तो मंगल को देखना, मंगल की भूमिका पर विशेष बल देना चाहिए, उसको देखना चाहिए। दोनों की कुंडलियों की बात हो रही है, और विशेष रूप से पुरुष की कुंडली में शुक्र बहुत बली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और कन्या की कुंडली में मंगल बढ़िया होना चाहिए। मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक सुख के लिए चौथा भाव देखना ना भूलें। चौथा भाव देखना बहुत आवश्यक है। सांसारिक सुख हैं, और ये विवाह का सुख संसार में ही तो मिलता है ना, परलोक में थोड़ी मिलेगा जा करके। अब इतने से काम नहीं चलता है, विवाह के बाद संतान की बहुत आवश्यकता है, तो इसीलिए पंचम भाव की विवेचना भी आवश्यक है। पंचम भाव को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विवाह संतानहीनता के कारण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पंचम भाव को देखना ना भूलें। संतान का भी विचार आवश्यक होना चाहिए कुंडली मिलान में। स्वस्थ रहते हुए लंबा जीवन यापन करने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए वर वधू का धन भाव भी देखना आवश्यक है। धन की स्थिति कि ये कितना धनवान हो सकता है, धन के अच्छे योग हैं कुंडली में कि नहीं है। धन की क्षमता के दृष्टिकोण से भी कुंडली की विवेचना आवश्यक है। अब बिना धन के सुख कहां से मिलेगा। सप्तम भाव और सप्तमेश को बड़े बड़े जो दुष्प्रभाव होते हैं, छठवें अष्टमेश द्वादशेश के द्वारा या पापक ग्रहों के द्वारा, सप्तम भाव और सप्तमेश को उससे मुक्त रहना चाहिए। सप्तम भाव और सप्तमेश को आवश्यक है देखना, वो दुष्प्रभाव में ना आता हो, दुष्प्रभाव से मुक्त हो। शुक्र पीड़ित नहीं होना चाहिए। सांसारिक सुख का जो प्रतिनिधित्व है वो जन्म कुंडली का चौथा भाव ही करता है, और दोनों की कुंडलियों में चौथा भाव देखना चाहिए, वो सांसारिक सुख है। पंचम भाव किसी बड़े अशुभ प्रभाव से पीड़ित ना हो, पंचम भाव या पंचमेश। और विशेष रूप से वर की कुंडली में यानी पुरुष की कुंडली में धन कमाने की स्थिति को भी आवश्यक रूप से देखना चाहिए कि उसमें धन कमाने की कितनी क्षमता है, और मंगली दोष भी देखना आवश्यक है। अब जो कुंडली जो मिलान किया जाता है गुणों के आधार पर, उसमें वर्ण है, वश्य है, तारा है, योनि है, गण है, भकूट है और नाड़ी है। इनके द्वारा 36 गुणों का मिलान किया जाता है। तो ये जो वर्ण जो मिला, वर्ण से वर्ण का जो मिलान किया जाता है, विप्र वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, ये जो वर्ण होते हैं 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो वर्ण का मतलब क्या है, वर्ण मिलान क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसका
लाभ क्या होता है या ना करें तो हानि क्या होती है कि पति पत्नी के मध्य में अर्थात जो वर वधू हैं, जो दंपत्ति जो बनने जा रहे हैं, उसमें आध्यात्मिक का विकास का स्तर कैसा है। ये आध्यात्मिक जो विकास है, जो धार्मिकता है, उससे उसका विशेष संबंध है वर्ण का। वर्ण के बाद आता अवश्य। अवश्य कौन सी राशि किस राशि के कब्जे में रहती है, कौन सी राशि किस राशि को नियंत्रित करती है, यानी कौन सी राशि किस राशि के वश में है, वो है वश्य। ये इसके वश में रहेगी राशि। ये पति पत्नी एक दूसरे के वश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इनमें आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और खिंचाव और लगाव रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए वश्य मिलान किया जाता है। भाई तारा मिलान है, योनि मिलान है, ये सभी मिलान है। और इनके साथ साथ ग्रहों की जो मित्रता है, जो राशि स्वामी होते हैं ना, उनकी मित्रता देखना परमावश्यक है। जैसे कि अगर किसी का सिंह राशि का है, वर है अथवा वधू है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि सिंह राशि वाले को वृषभ और तुला और मकर और कुंभ राशि के साथ उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र और शनि सूर्य के शत्रु हैं। अब इस स्थिति में ये ग्रहों की जो मैत्री है, ये बड़ा आवश्यक है, बहुत परमावश्यक है। सूर्य की मित्रता सूर्य के साथ है, दूसरे की कुंडली में दोनों की सिंह राशि बहुत अच्छा है। सूर्य की मित्रता चंद्र के साथ है, मंगल के साथ है और बुध के साथ भी है, और बृहस्पति के साथ है, लेकिन शुक्र और शनि के साथ नहीं है। चंद्र की मित्रता सूर्य के साथ है, चंद्र के साथ है, मंगल के साथ है और बृहस्पति के साथ है, लेकिन बुध के साथ नहीं है चंद्र की मित्रता। तो कर्क राशि वाले की शादी मिथुन या कन्या राशि वाले के साथ नहीं होनी चाहिए। ये जो ग्रह मैत्री है बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक विषय आता है गण। गण क्या होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। देवगण होता है, नरगण होता है और राक्षस गण होता है। भाई वर वधू के दोनों के गण एक ही हैं तो उसमें कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई देव देव हैं, राक्षस राक्षस हैं या नर नर हैं, दोनों के गण एक ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोनों के गण अलग अलग हैं तो उसमें देखना चाहिए कि गण जो है देव देव हो या देव मनुष्य हो तो बहुत अच्छा है, मनुष्य देव हो या मनुष्य मनुष्य हो तो बहुत अच्छा है। राक्षस देव नहीं होना चाहिए, देव राक्षस नहीं होना चाहिए और राक्षस मनुष्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य राक्षस ये गण आपस में नहीं होने चाहिए। अब भकूट मिलान का विषय आ जाता है। और भकूट मिलान में तो दुर्द्वादश दोष आता है, नवपंचम आता है और षडाष्टक आता है। ये भकूट मिलान आपका। भकूट मिलान में बहुत सारे विद्वान प्रायः गलती करते देखे जाते हैं। कंप्यूटर से जो भकूट मिलान किया जाता है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी का परिचय है। कभी कभी 100 कुंडलियां मिलाने पर हो सकता है 2-4 कुंडलियों में सही मिल जाए, लेकिन जो लोग कंप्यूटर के माध्यम से जो भकूट मिलान करते हैं वो प्रायः हमेशा गलत ही देखा जाता है। उसका परिणाम भोगना पड़ता है जीवन में पति पत्नी को। ये जो दुर्द्वादश है, एक दूसरे से दूसरी 12वीं राशि हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्द्वादश का जो दोष है वो कब नहीं लगता है और कब लगता है। भाई कंप्यूटर में ये चीज नहीं आती है कभी भी, वो तो खाली दोष देखता है और मना कर देता है। और पंडित जी को भी नहीं पता, समस्या तो यहां खड़ी होती है कि दुर्द्वादश मिला के आ रहे हैं उनको। कुछ दुर्द्वादश अच्छे होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, कुछ शुभ भी होते हैं। अब जैसे कि वृषभ
और मिथुन राशि का ये दुर्द्वादश है, कर्क और सिंह राशि का दुर्द्वादश है, कन्या और तुला राशि का दुर्द्वादश है, वृश्चिक और धनु राशि का दुर्द्वादश है, मकर और कुंभ राशि का दुर्द्वादश है, मीन और मेष राशि का जो दुर्द्वादश है ये कभी अशुभ नहीं होता। अब ये कौन बताएगा? न तो वो पंचांग बताता है कभी, न वो कंप्यूटर बताता है। पंडित जी बहुत सीधे से बोल देते हैं भाई दुर्द्वादश दोष आ रहा है, यहां पर धन की हानि होगी सब, या अन्य प्रकार से जो भी वो कहते हैं। तो ये जो कुछ राशियां जो भी मैंने भी आपको बताई, वृषभ राशि और मिथुन राशि का दुर्द्वादश दोषपूर्ण नहीं होता है, शुभ होता है। कर्क और सिंह राशि में दुर्द्वादश शुभ होता है, कन्या तुला राशि का दुर्द्वादश शुभ होता है, वृश्चिक और धनु राशि का दुर्द्वादश शुभ होता है, मकर और कुंभ का दुर्द्वादश शुभ होता है, और मीन और मेष का दुर्द्वादश हमेशा शुभ ही होता है, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं, इन राशियों के दुर्द्वादश में पड़ने वाली जो राशियां आई, इनके एक दूसरे के जो ग्रह हैं वो नैसर्गिक मित्र हैं, इसीलिए इनका दुर्द्वादश शुभ ही माना जाता है। और जो तीसरी और 11वीं जो राशियां होती हैं एक दूसरे से, वो हमेशा शुभ ही होती हैं। चौथा, एक दूसरे से चौथी और 10वीं राशि होना वो हमेशा शुभ होती है। लेकिन वृषभ और सिंह, कर्क और तुला, कन्या और धनु, वृश्चिक और कुंभ, मकर और मेष, मीन और मिथुन राशियों का जोड़ा कभी भी शुभ नहीं रहता। उनको खामियाजा कष्ट भोगना पड़ता है, जीवन परेशान हो जाता है, जीवन में भांति भांति के कष्ट आते, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इन राशियों के जो स्वामी हैं वो एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु हैं, मित्र नहीं है। जो मैंने अभी आपको जो राशियां बताई हैं उनके कारण जीवन में धन की हानियां होती हैं, दर्दता आती है, धन की हमेशा समस्या रहती है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा वृषभ और सिंह राशि, भाई ये चौथा और 10वां है ना, चौथी 10वीं राशि शुभ होती है, लेकिन हर चौथी 10वीं राशि शुभ नहीं होगी, याद रखना चाहिए। वो राशियां एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण में तो जा रही हैं, लेकिन अब वृषभ राशि से सिंह राशि चौथी राशि हो जाती है, और उस सिंह राशि से वृषभ राशि 10वीं राशि हो जाती है, लेकिन ये अशुभ है, शुभ नहीं है। चतुर्थ और दशम, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, सिंह राशि का सूर्य एक दूसरे के शत्रु हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं। भाई इनको तो बचाइए, उसका परिणाम भोगते हैं। आप तो कुंडली मिलान करके या करा के दूसरे के जीवन का फैसला कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इस पर कोई विचार किया? आप योग्यता हासिल क्यों नहीं करते? और जैसे कर्क और तुला राशि एक दूसरे से चौथी और 10वीं राशियां हैं। अब चौथी 10वीं राशि तो कंप्यूटर तो बहुत अच्छा मिलान करके देगा, लेकिन इनके एक दूसरे के स्वामी तो शत्रु हैं, तो आप मिलान कहां कर रहे हैं? आप तो डिसीजन ही करते रहे, दो व्यक्तियों के जीवन का डिसीजन कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। आप अध्ययन कीजिए पहले। भाई कन्या और धनु राशि का एक दूसरे से जो मिलान है, चौथी 10वीं राशि कन्या धनु राशि हो जाती है। लेकिन विषय ये है कि जैसे वृश्चिक और कुंभ राशि है, चौथी और 10वीं है, लेकिन इनके मंगल और शनि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, कुंभ राशि का स्वामी शनि। अब ये बताएगा कौन? कोई नहीं बताने वाला है। और उसका परिणाम किसको मिलेगा कि जो वर वधू का जो शादी हुई है उनको जीवन भर भोगना पड़ेगा कि आपस में नैसर्गिक शत्रु है, इनको आपने क्यों नहीं बचाया। मकर और मेष का जो मिलान है, चौथी और 10वीं राशि हो जाती है, वहां तो मंगल और शनि आपने मिला दिए, आपको उसका कारण ही नहीं पता है, जीवन भर कष्ट मिलता है। तो ये जो मिलान है ये बड़ा महत्वपूर्ण मिलान है। ये जीवन का दो व्यक्तियों के पति पत्नी के जीवन के मिलान कर रहे हैं, जीवन को मिला रहे हैं।
उसमें खामियां जितनी ज्यादा आ जाएंगी और आपको पता ही नहीं है खामियां आप पकड़ कहां से पाएंगे, आप तो जानते ही नहीं। अब जैसे नवपंचम जो दोष होता है वो प्राय संतान के प्रति घटता है। अब जो संतान के प्रति घटता है अब उसमें यह भी देखा जाता है कि नवपंचम दोष शुभ आ रहा है कि अशुभ आ रहा है, ये भी तो आप विचार करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई नवपंचम दोष जो है हमेशा अशुभ नहीं हो सकता। और जैसे सिंह राशि का और धनु राशि का नवपंचम आ गया और उनके स्वामी तो आपस में नैसर्गिक मित्र हैं, नवपंचम तो आ गया, आपने तो जो उसको रिजेक्ट कर दिया कुंडली को, इसमें तो बहुत बड़ा दोष आ रहा है। लेकिन वो दोष नहीं है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कहां पर वो अशुभ होता है, कहां पर वो शुभ होता है। जैसे षडाष्टक है एक दूसरे 6वीं और 8वीं राशि हो जाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा विचारणीय विषय है षडाष्टक का, और सबसे बड़ा दोष भी बन जाता है, बहुत बड़ा दोष है ये षडाष्टक। अब देखना ये होता है कि इनके जो राशि स्वामी हैं वो नैसर्गिक शत्रु हैं तो और ज्यादा अशुभ हो जाएगा। ये षडाष्टक में ये भी तो हो सकता है कि एक दूसरे के मित्र हो जाएं या सम भी तो हो सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के शत्रु हो गए षडाष्टक में तो वो सबसे भयंकर दोष हो जाएगा, उसका तो दंड मिलेगा यदि आपने वो मिलान ऐसा कर दिया है तो विषय ये है कि देखना ये है कि जो ग्रह है जो नवम पंचम दुर्द्वादश षडाष्टक जो दोष जो बन रहे हैं बकूट में वो कैसा है, वो दोष कैसा है, चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे कि मेष और वृश्चिक का बकूट दोष आ जाएगा, षडाष्टक लग जाएगा तो ये षडाष्टक माना नहीं जाएगा। ये तो शुभ षडाष्टक है, दोनों का स्वामी एक ही तो है। और जैसे मिथुन मकर है, सिंह और मीन है, तुला और वृषभ है, धनु और कर्क है, कुंभ और कन्या है, इनका जो षडाष्टक है ये कभी अशुभ नहीं होता, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं इन राशियों के वो आपस में मित्र हैं, शत्रु नहीं है। अब प्राय देखने में आता है कि जैसे कि समसप्तक जो होता है एक दूसरे से 7वीं राशि हमेशा शुभ मान ली जाती है, लेकिन ये भी बड़ा गलत हो जाती है। जैसे कर्क और मकर, भाई कर्क का स्वामी तो चंद्र है और मकर का स्वामी शनि है, एक दूसरे से 7वीं राशि जा रही हैं लेकिन स्वामी में तो शत्रुता है। जैसे सिंह और कुंभ एक दूसरे से 7वीं राशि हैं, कंप्यूटर जी तो आपको दोष दिखाने वाले हैं नहीं, पंडित जी को पता नहीं है। दूसरों एक दूसरे के जो समसप्तक जो वाले हैं समसप्तक, ये इन राशियों को छोड़ करके यदि किसी राशि का समसप्तक है तो वो शुभ माना जाएगा। इनको देखना बहुत आवश्यक है मित्रों। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष के बहुत सारे अपवाद भी हैं। भाव है, नाड़ी दोष है, चौथा भाव है, 7वां भाव है, 8वां भाव है, द्वादश भाव है, किस भाव से क्या देखना चाहिए, ये बहुत सारा बड़ा विषय है। नक्षत्र मिलान बहुत आवश्यक है, भाव मिलान, नक्षत्र मिलान, ग्रह मिलान, इनको जितना आप सटीकता से लेंगे, जितने गहराई से इस पर मंथन करके चिंतन करके आप किसी के जीवन का निर्णय करेंगे तो उनको सुख मिलेगा। और आप जो धन ले रहे हैं, जो अपनी फीस ले रहे हैं, वो आपके लिए फलीभूत होगी, उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा कि आपने एक अच्छा फैसला किया था, आपने एक अच्छा निर्णय किया, तो अच्छा निर्णय करना सीखिए और अच्छा निर्णय कराइए। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे के बहुत बड़ा विषय है, तो आगे इस पर हम वीडियो आपको और बना करके देंगे। हर हर महादेव, बम बम भोली, नमः शिवाय, जय गौ माता की।